मेरे प्यारे साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। आपने पहले भी बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें जो जानकार हैं उनके लिए तो छोड़ दीजिए, वो तो जानते ही होंगे। बट जो अभी इसमें आए हैं, इस फील्ड में हैं और जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल में, तो आज मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ही डिटेल में बताऊँगा इस चीज़ के बारे में कि ट्रांजिएंट सर्ज और वोल्टेज ट्रांजिएंट्स ये क्या होता है और इसका प्रोटेक्शन क्या है और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं अपने घर के इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए, और क्या क्या तरीका है बाज़ार में अवेलेबल, मार्केट में क्या क्या तरीका अवेलेबल है। तो इन सब बातों पर मैं आज चर्चा करूँगा और आपको मैं एक एक का डिस्क्रिप्शन दूंगा। सबसे पहले कि ट्रांजिएंट सर्ज और जो वोल्टेज ट्रांजिएंट जो बोलते हैं इसको, ये क्या है। सर्ज मतलब क्या होता है? सर्ज का मतलब है एक आवेश का उछाल, सडन सडन उठ जाना, हाई हो जाना, जिसे स्पाइक बोलते हैं या वोल्टेज स्पाइक भी कहते हैं, जो कि मात्र जो होता है मात्र नैनो सेकंड से मिली सेकंड में लास्ट करता है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही हाई होता है। और इसके उत्पन्न होने के कौन से कारण है? इसका दो रीजन है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो एक्सटर्नल सोर्सेज में तो जग जाहिर है, जैसे आकाश में लाइटनिंग होता है, थंडरिंग लाइट जो देखते हैं, कितना ज़ोर से बिजली कड़कता है, या कोई स्विचिंग करते हैं, यूटिलिटी पावर ग्रिड ऑन करते हैं तो। और इंटरनल सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो कोई हेवी मशीनरी को अगर हम जब ऑन करते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट खींचता है, तो उस समय भी स्पाइक होने का चांस होता है, ये उछाल होने का चांस होता है। तो इसलिए जब घर में बिजली ऑफ हो जाता है, आता है ना, कभी कभी लाइट चला गया, डार्क आउट हो जाता है, तो तुरंत क्या करते हैं हम लोग? तुरंत हाई पावर कंज्यूम इक्विपमेंट को ऑफ कर देना चाहिए। क्यों? कि जब पावर ग्रिड वाले इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे तो वोल्टेज स्पाइक बनने का पूरे चांस होता है। और अगर कोई सर्ज प्रोटेक्शन नहीं लगा है, माने यह प्रोटेक्शन कोई डिवाइस आपने नहीं लगा रखा है अपने इक्विपमेंट में, लाइक से जैसे कि एसी है, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, तो ये क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं इसके डिस्ट्रॉय होने का पूरा चांस रहता है। इसको हम चित्र से अभी हम समझेंगे कि ये कि जो एसी सर्ज या वोल्टेज स्पाइक क्या होता है, और इसका प्रोटेक्शन की भी बात करेंगे। और जो मैं आज तरीका बताने वाला हूँ, इसका आपके घर के किसी भी इक्विपमेंट शॉर्ट नहीं होगा, चाहे यूटिलिटी पावर ग्रिड से 250 वोल्टेज एसी की जगह 500 वोल्ट एसी ही क्यों ना आ जाए, और वो भी उपाय मात्र 5 से 10 रुपया में। इसके लिए घरों में आजकल महंगे महंगे आप देखे होंगे 1000-2000 का होम वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाते हैं, है ना। वो सब का भी मैं आज जिक्र करूँगा, वो का कौन कौन सा प्रोटेक्शंस हैं, और उसके बदले में ये 5 से 10 रुपया प्रोटेक्शन कैसे काम करेगा, है ना। ताकि हमारा एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, इस सब के लिए क्या लगाते हैं अभी आप? ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, महंगा आता है, 4000-5000 का, बढ़िया अगर आप लेंगे तो ये सब चीज़ सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और हेवी इक्विपमेंट जो भी है, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, टीवी को मात्र अगर हम 5 से 10 रुपया का उपाय में बचा दें तो बहुत अच्छा, ये सबके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आज हम पहले ये समझेंगे कि सर्ज होता क्या है ना। तो इसको चित्र से समझते हैं। देखिए साथियों, एसी का नॉर्मल सर्ज लेवल क्या होता है, वो तो आपको भी पता होगा कि वो उसका 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज होते हैं। मगर मैं इस तरह से कि खींचूँ इस तरह से, और ये एक सिमेट्रिकल चलता है इस तरह से, हाई लो, इस तरह से ये है। तो ये इसका ये हाई है और ये इसका ये लो है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल लेवल सर्ज। ठीक है, ये नॉर्मल लेवल सर्च काम कर रहा है। अब आप देखिए ये चित्र को, ऊपर वाले चित्र, सेम चीज़ है। ये देखिए वोल्टेज इस तरह से अप हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर चला गया,
फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा इधर चला गया, इधर आया, पूरा शूट अप हो गया ट्रांजिएंट। देख रहे हैं ना वोल्टेज कितना हाई एकाएक चला गया, फिर आया, फिर इस तरह से चला गया। तो ये जो है, इसी को जो एकाएक ऊपर जो उछाल आवेश का उछाल है, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज ट्रांजिएंट, जिसको बोलते हैं ना वोल्टेज ट्रांजिएंट। ये उछाल होता है, ये बहुत हाई होता है, बहुत हाई चला जाता है, और इसके कारण हमारा जो इक्विपमेंट है शॉर्ट होने का पूरा चांस रहता है, जलने का चांस रहता है। और एक बगल देखिए, ये नॉर्मल जा रहा है, थर्डनिंग इलेक्ट्रिसिटी है, थर्डनिंग आया, ये देखिए शूटअप हो गया, ये कितना लेवल चला गया। ये नॉर्मल वेव फॉर्म है इसका, है ना, बट ये कहाँ से शूटअप हो गया, ये ऊपर तक चला गया इतना। तो डिपेंड करता है कि हमारा इतना वोल्टेज जो भी इक्विपमेंट डिवाइस है बर्दाश्त करने की क्षमता है कि भी नहीं, क्योंकि इतना हाई जाने का मतलब है उस वायर में हाई करंट जाना, और वो तार भी वो सस्टेन कर पाया है कि नहीं, वो रेटिंग है कि नहीं तार का। जिस रेटिंग से हाई वोल्टेज चला गया तो तार भी बर्स्ट कर सकता है, आग भी लग सकता है, और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और हमारा इक्विपमेंट भी जल सकता है। तो ये जो हमारा ट्रांजिएंट सर्ज है, जो वोल्टेज ट्रांजिएंट जिसको बोलते हैं, है ना, ये कितना देर होता है सर्ज जो है, ये एक समझिए कि सर्ज जो हमारा ये तो है लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, ये तो चलता है नॉर्मल है, और ओवर वोल्टेज इसमें सेवरल साइकिल से इस तरह से चलते रहते हैं, है ना, हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड, समटाइम सेकेंड तक जाता है, ठीक है ना। लेकिन ट्रांजिएंट जो सर्ज होता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, बहुत फास्ट, जो बताया नहीं, बहुत फास्ट राइज करता है, हाई पूरा, है ना, और ये ओवर वोल्टेज डिस्टर्बेंस के कारण होता है, तो जो कि माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड तक रहता है, और इसका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होता है। जनरली ये जब लाइटनिंग होता है तो स्ट्राइक करता है तो उसी समय होता है, या कोई बड़ा इंडक्टिव लोड अगर चालू कर दिया तो उस समय भी होता है। तो टेक्निकली अगर देखेंगे तो ट्रांजिएंट का टाइम स्केल जो है माइक्रो सेकेंड से मिली सेकेंड तक, है ना, ये बहुत ज़्यादा सेकेंड तक, लार्ज तक रहता है। तो ये अंतर है ये नॉर्मल सर्ज में और ये ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो सर्ज इस तरह से हो रहा है, इससे बचाव कैसे होगा, हमारा इक्विपमेंट बचेगा कैसे ये सब सर्जों से, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट इसके लिए डिज़ाइंड है नहीं। अगर इसका हम प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे तो हमारा इक्विपमेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या उपाय है, देखिए साथियों, प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए उपाय है ये एक छोटा सा ये डिवाइस। ये क्या डिवाइस है, क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं MOV। ये क्या चीज़ है भाई, फुल फॉर्म इसका है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये एक तरह से डिपेंडेंट रजिस्टर है, बोले इसको रजिस्टर ही एक तरह से, ये बोले आप रजिस्टर इसका होता है, हाँ इसको हम अभी रजिस्टर ही बोलेंगे, डिपेंडेंट रजिस्टर है। ये जो बना क्या चीज़ का होता है, इसमें जनरली ये जिंक ऑक्साइड रहता है, और इसमें बहुत से स्मॉल अमाउंट में जो अदर मेटल्स लाइक बिस्मिथ, कोबाल्ट, मैग्नीज वगैरह मिले होते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है वोल्टेज पर, ये किस पर डिपेंड करता है, ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये जैसे हमारा रेजिस्टेंस भी वोल्टेज करंट पर डिपेंड करता है, ये भी वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो ऐसे करता है, अभी देखते हैं, क्योंकि इसमें जो है करंट जब फ्लो करता है ना, इसमें टाइनी करंट तो फ्लो करता है। आप अगर इसको जब लगाएंगे, इसको लगाने का तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे लगता है ये। तो इसमें थोड़ा सा टाइनी करंट तो फ्लो करता है, वो सर्किट के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो फिर ये लार्ज करंट फ्लो करने लगेगा, है ना। तब क्या होगा, तब सर्किट के लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका वोल्टेज अगर आपका बढ़ा, सपोज कीजिए, ये लगता कैसे पहले वो भी देख लीजिए। इसको लगाते हैं पैरेलल में, ये लाइव और ये न्यूट्रल, तो ये इसके बीच में इस तरह से, ये बीच में ये लगेगा, यहाँ पर एक लेग इधर, एक लेग इधर, इस तरह से जाएगा, इस तरह से। लेकिन इसको लगाने से पहले एक चीज़ सावधानी हमेशा रखिए,
इसके पहले एक फ्यूज बहुत ज़रूरी है। फ्यूज इज़ मस्ट, फ्यूज तो लगाना ही है। आप बोलेंगे फ्यूज क्यों, हमारा तो एमसीबी लगा हुआ है। कहना आपका सही है, बहुत लोग हैं, अभी उस पर भी बात करूंगा मैं। एमसीबी लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, लेकिन इसलिए लगे हुए हैं कि सपोज कीजिए कि आपने यहाँ फ्यूज नहीं लगाया है, ठीक है। अगर इसमें फ्यूज नहीं लगाया और हाई वोल्टेज आया तो ये शॉर्ट तो करेगा, लेकिन ये अगर शॉर्ट करेगा तो इसका सर्किट ब्रेक कहाँ होगा। अगर आगे का इक्विपमेंट इधर लगे हुए हैं, मान लिए इंडक्टर लगे हुए हैं इधर, और आगे जाइए इधर कैपेसिटर कुछ लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये करंट को इधर देगा तो आपका बाकी इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा इधर का। तो फ्यूज रहने से क्या होगा, जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा ये शॉर्ट करेगा, शॉर्ट होने से ही, शॉर्ट सर्किट होने से ये फ्यूज उड़ जाएगा। इससे क्या होगा, इसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये फर्दर करंट इधर जाएगा ही नहीं। और करंट हमेशा जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल पाथ को फॉलो करता है, ठीक है, तो इधर ही चला जाएगा। तो जब भी आप एमओवी लगाएंगे तो उसके लिए फ्यूज लगाना बहुत ही आवश्यक है। बिना फ्यूज के एमओवी लगाना जो है सलाह नहीं है, नहीं तो फिर ये एमओवी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पर्पस क्या है, अपना डिवाइस को बचाना, अपना इक्विपमेंट को बचाना, या आप एसी सर्किट या है कोई सर्किट है अब उसमें आईसी लगे हुए हैं, उस आईसी को बचाना, तो ये तो करंट रुकेगा ही नहीं। अगर फ्यूज नहीं है तो इधर जाएगा तो आईसी भी डैमेज हो जाएगा, तो फिर एमओवी का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। समझ रहे हैं ना। इसकी रेटिंग के बारे में भी बताऊंगा मैं, क्योंकि इसका जब रेजिस्टेंस लो होता है तो क्या होगा, एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। अभी तो जब ये रोक के रखा है इंसुलेटर है, तो इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आज मैं बताने वाला हूँ ये आपको कहीं कोई नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब पर। आज मैं इसका फार्मूला बताऊँगा, और इस फार्मूले से आप अपने घरों में जितने भी इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, आप उसका वोल्ट देख लीजिए कितने पर रन कर रहा है, चाहे वो एसी डिवाइस हो चाहे वो डीसी डिवाइस हो। मैं दोनों के लिए बात करूँगा आज। दोनों में कितना, ये कौन सा साइज़ का क्या एमओवी लगेगा, कितना वोल्ट का लगेगा, आज मैं उसका फार्मूला बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो पर पूरा बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। बीच से आप देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इसका मैं पूरा फार्मूला बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कि इसको पढ़ते कैसे। आप इसको मार्क करेंगे, इस पर एक नंबर लिखा रहता है। सपोज ये मैं एक उठाया हूँ, ठीक है, इसका जो नंबर है इस पर 14D471K इस तरह से लिखा हुआ। तो पहले इस चीज़ को समझ लें कि ये नंबर क्या है। ये नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको आगे लगाने में सक्षम हैं। ये दो शेप में आते हैं, एक डिस्क टाइप और एक स्क्वायर टाइप। तो यहाँ पर देखिए डी है, तो ये डी जो है डिस्क बता रहा है, ये देखिए डिस्क टाइप का ये राउंड है ना। और ठीक इसके आगे जो नंबर होता है ये इसके डायमीटर को बताता है, इस एमओवी का, या इसको जेडओबी बोलिए, जिंक ऑक्साइड वेरिस्टर भी होते हैं, जेडओबी दोनों सेम ही है। बोले पहले ही बोला ना, इसमें सब मेटल्स मिले होते हैं। तो जेडओबी भी किसी किसी में मिलेगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा, किसी में एमओवी मिलेगा। तो ये देखिए इसका जो डायमीटर है, ये जो आगे का डी जो है डिस्क के आगे, ये है 14 mm में रहता है, ये मिलीमीटर। डी डिस्क के लिए हो गया और डी डायमीटर के लिए भी हो गया। इसके आगे जो है 14 मिलीमीटर। उसके बाद है 471, तो ये क्या है, वोल्ट को बताता है। तो 47 दो डिजिट है, अब जितना भी अंक यहाँ पर लगा हुआ उतना 0 × 10⁻1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 470 वोल्ट का है ये। इसमें क्षमता कितना है, 470 वोल्ट सहने की क्षमता है। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ के, ये हो गया टॉलरेंस, ±10%। तो ±10% मतलब 470 -10% और 470 + 10%, ठीक है ना, दोनों हो सकता है।
तो 470 माइनस अगर 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 423 वोल्ट। और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका इसका 10% कितना होगा? 47 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 423, और 47 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 517 वोल्ट। ठीक है, तो यानी इसका रेंज कितना हो गया? 423 से 517 वोल्ट प्लस माइनस, ये इसका रेंज है। ठीक है ना, इसीलिए इसका बीच का मिडिल ले लिया है 470। तो ये जब हम इसको लगाना होगा, कहाँ लगेगा ये और कैसे लगेगा वो मैं बताता हूँ। मैं अभी एक एग्जांपल अभी बताऊँगा। मैं पहले इसके बारे में, डिस्क के बारे में बता दूँ। और ये बहुत सा साइजेज में आते हैं, 5, 7, 10, 14, 18, 20, 21, 25, 32, 40, 53, ये साइजेस में आते हैं, बाज़ार में उपलब्ध है ये, समझ ना। तो आप अपने उसके अनुसार और इसका वोल्टेज देख के आप इसका अपने ज़रूरत के अनुसार इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर प्रिंट लिखा रहता है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, जो मैं नंबर लिखा ना 14D47 के, इस पर ये नंबर लिखा रहता है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट इसमें ये नंबर देखिए लिखा हुआ है D47 जो का, तो इस पर नंबर लिखे रहते हैं। तो इस नंबर से आप इस तरह से इसको डिकोडिंग कर सकते हैं कि कितना mm का है डायमीटर, कितना वोल्ट का है, और टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस में 2-3 कैटेगरी आते हैं, KLM, ये हो गया +-10, L हो गया +-15, M हो गया +-20। ठीक है, तो ये 470 वोल्ट का है। अगर 470 वोल्ट से अगर ये एक्सीड करेगा, इसमें वोल्टेज अगर कहीं सर्किट में इस तरह से लगे हुए हैं, पैरेलल में लगेगा हमेशा, अगर ये एक्सीड करेगा तो ये क्या होगा? ये कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा, मतलब इससे करंट वोल्टेज पार हो गया, माने ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धीरे जल जाएगा। तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है कि जिस वोल्टेज पर लार्ज करंट पास हो जाए, इससे जिस वोल्टेज पर लार्ज करंट इससे पास होने लगता है तो उसको वोल्टेज करंट बोलते हैं। तो वैरिस्टर का जो वोल्टेज करंट है, इसको जो बोलते हैं वैरिस्टर वोल्टेज करंट, इसको बोलते हैं V1 मिली एम्पियर, ये होता है। अगर मान लें कि MOV का ब्रेकडाउन वोल्टेज 275 है, इसका मतलब है कि 1 मिली एम्पियर करेंट 275 के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस MOV के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है, जो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कब ये काम करना बंद कर देगा, जब ये लार्ज करंट पास करने लगेगा, है ना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से के ये देखना बहुत ज़रूरी है, आप कहाँ लगा रहे हैं, किस इक्विपमेंट में लगा रहे हैं, और उसमें कितना करंट जा रहा है, और कितना होने से उसका सर्ज होने से वो डैमेज हो सकता है, ये लिखे रहते हैं सब। तो उसी के अनुसार से ये MOV आपका सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, जो ये हमेशा नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज से जो भी होता है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी MOV ठीक से काम करेगा और MOV एक्टिवेट होगा। जब वोल्टेज सर्ज होगा तो तभी एक्टिवेट होगा। अगर आप उस तरह से नहीं लगाएंगे तो ये फिर काम ही नहीं करेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी होगा। सपोज कीजिए मैं जो बात कर रहा था फार्मूला का कैसे निकाले गए, तो देखिए सपोज कीजिए कि AC करंट के लिए, AC करंट सर्किट के लिए, ठीक है, तो AC सर्किट करंट के लिए कितना, मान लिए 230 वोल्ट होगा, 230 वोल्ट्स यही होता है ना, नॉर्मल मान लीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं, VAC 230 वोल्ट या 220 जो भी बोलिए, ये RMS वैल्यू, ठीक है ना। इसको पीक वोल्टेज में क्या होता है भाई, RMS को अगर हम √2 से गुना कर देंगे तो ये पीक वोल्टेज हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, 230 इंटू √2 का वैल्यू कितना है, 1.414, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे
230 इंटू 1.414, तो ये कितना आएगा अप्रॉक्स? ये लगभग आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 325, और डेसिमल्स में भी है इतना वोल्ट। ठीक है, तो ये तो आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू हो गया। ठीक है ना, हमको अब निकालना है वैरिस्टर वोल्टेज V1 MA। ठीक है, ये कैसे निकलेगा भाई? पीक वोल्टेज भी निकालना है हमको, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में VP, P लगा दिया पीक, है ना। अभी हो गया वैरिस्टर वोल्टेज V1 MA। तो इसका एक फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिए कि अगर हमको पीक वोल्टेज निकालना हो, पीक वोल्टेज, तो क्या करते हैं, आरएमएस वोल्टेज में, जो आरएमएस वोल्टेज को हमने क्या कन्वर्ट किया पीक वोल्टेज में, तो इसका जो पीक वोल्टेज है, पीक वोल्टेज ये है ना, पीक वोल्टेज, इस पीक वोल्टेज में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 से, ये फैक्टर है, सेफ्टी फैक्टर। तो अगर अभी कितना निकाला 325, तो 325 इंटू 1.5, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग आएगा आपको 487.5 वोल्ट, या 488 बोल दीजिए, जो भी है पीक वोल्टेज। बीपी आपने निकाला, और आरएमएस वोल्टेज जो आपका है इसको मल्टीप्लाई करिए सेफ्टी फैक्टर 2.2 से। कितना से? 2.2। तो कितना वोल्टेज था? 230 आरएमएस है इंटू 2.2, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 506 वोल्ट। तो यानी आपका एसी करंट जो 30 वोल्ट से जो काम कर रहा है उसमें एमओवी कितना का लगेगा? एमओवी का रेंज क्या होगा? इट शुड बी 488 वोल्ट से लेकर 506 वोल्ट के बीच का एमओवी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अभी देखिए पीक वोल्टेज को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये पीक वोल्टेज निकल आएगा। आरएमएस वोल्टेज को 2.2 से गुना कर देंगे तो हमारा आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा। और इस ये फैक्टर है, सेफ्टी फैक्टर हमको यूज़ करना पड़ता है। 1.5 याद कर लीजिए, 2.2, ठीक है ना। तो हमारा रेंज निकल आता है 488 से 5 से 6। ये थंब रूल है एक तरह से, आप सब जगह लागू होगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा एमओवी निकल आया है। अब आप वोल्टेज को वेरी करिए, 230 है, 220 ले लीजिए, 180 ले लीजिए, या कहीं कहीं 240 आता है, तो उसी के अनुसार आपका एमओवी का वैल्यू इस तरह से चेंज होता चला जाएगा। कोई शक? अब हम डीसी के लिए बात कर लेते हैं। एसी के लिए तो मैंने निकाल दिया, उसका एमओवी का रेंज हो जाएगा कितना, आप आराम से निकाल सकते हैं। उसका फैक्टर भी बता दिया, 1.5 और 2.2 को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो किसी का भी निकल जाएगा। अब हम सपोज कीजिए कि डीसी के लिए, डीसी करंट के लिए यहाँ कौन सा एमओवी लगेगा? आपने देखा होगा सर्किट में एमओवी लगे रहते हैं, ध्यान दिया होगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करते, कैसे लगाते हैं? तो डीसी करंट के लिए अगर मान लीजिए कि आपने ले लिया कि एमओवी हमको लगाना है कितना वोल्ट के लिए, 30 वोल्ट के लिए मान लेते हैं। 30 वोल्ट डीसी सप्लाई है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हमको लगाना है, सर्ज प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। 30 वोल्ट डीसी के लिए हमको सर्ज प्रोटेक्शन लगाना है, डीसी से एमओवी लगाना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका सिंपल सा फार्मूला है। इसका सेफ्टी फैक्टर जो है, जो लगाना है, जैसे उसमें किया था हमने 1.5, 2.2, इसमें आप सीधे लीजिए 1.25 से 1.5 ये पावर फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर जिसको बोलते हैं, है ना। तो सपोज कीजिए कि
आपको 30 के लिए लगाना है तो 30 इंटू 1.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, तो कितना आएगा? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31.5 तो करीब आ जाएगा 37.5 वोल्ट। तो मैंने लगभग 40 वोल्ट के बराबर रखिए। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 30 के जगह ना हम 40 वोल्ट लगाएंगे, 40 वोल्ट डीसी है मेरा यहाँ, ठीक है। तो 40 इंटू 1.25 ये कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट। यानी हमारा एमओवी का वैल्यू कितना होगा? अगर 30 का है तो 40 वोल्ट का होना चाहिए रेटिंग, और अगर 40 वोल्ट डीसी है तो कितना होना चाहिए? 50 वोल्ट का एमओवी वोल्ट का कैपेसिटी का होना चाहिए। तो डीसी में इस तरह से हम लगाते हैं। ये तो मैंने हायर साइड लिया 30-40। आप अगर सपोज कीजिए 12 वोल्ट डीसी है ना, 6 वोल्ट डीसी है, तो इस अनुसार भी आप अपना फैक्टर से, ये फैक्टर याद रखिए, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप उसका रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि डीसी में मैं सिर्फ डायरेक्ट एक ही लिया 1.25 और से 1.5, जबकि एसी में मैंने दो फैक्टर को लिया, आरएमएस और पीक वोल्टेज। ऐसा क्यों? तो ये आपको पता होगा, सिंपल सा है। आपको मैं एक दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से जाता है तो वोल्टेज कैसे चलता है? ये पीक गया और ये फिर पीक डाउन हुआ, तो प्लस और माइनस, है ना। तो हाईएस्ट ये पीक वैल्यू है जो वीपी बोलते हैं ना, और उसके ठीक नीचे देखिए आरएमएस वैल्यू, है ना। ये 0.707 का मल्टीप्लाई होता है, ये भी दिखाऊंगा मैं। और तीसरा है एवरेज वैल्यू, भी वोल्टेज एवरेज, जो 0.637। तो ये हमारा, अब यहाँ से देखिए, इस जो जीरो लाइन है इधर का, हमारा ये जीरो लाइन है, सेंट्रल लाइन जिसको बोलते हैं, यहाँ से टॉप का जो ये दूरी जो है इसको बोलते हैं वोल्टेज पीक, वीपी के। और अगर आरएमएस से लेंगे तो ये वोल्टेज आरएमएस, है ना, क्लियर है। और अगर इस पीक से लेके इस पीक तक, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा? वीपीपी, पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये जस्ट समझने के लिए। और एक साइकिल जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट किया, इस इज वन फुल साइकिल। और एक 0 से 180 तक आया, दिस इज ए हाफ साइकिल। तो इसमें चूंकि वेवलेंथ चलता है, लेकिन हमारा डीसी में क्या होता है? डीसी में ऐसा होता है क्या? डीसी में जस्ट देखिए, डीसी में जस्ट स्ट्रेट लाइन डीसी वोल्टेज। इसीलिए मैंने सिर्फ एक फैक्टर लिया 1.25 से 1.5, जबकि इसमें मुझे दो फैक्टर लेने पड़े, है ना, क्योंकि ये चेंजिंग है इसका। इस वैल्यू जो होता है ऑलवेज, आरएमएस वैल्यू, जो आरएमएस वैल्यू बोलते हैं ना, आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है? लेस होता है। किससे? पीक वैल्यू से। स्वाभाविक है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू को ना हम √2 से गुना करते हैं। जैसे 230 को भी मैंने गुना किया था आरएमएस वैल्यू को इंटू √2, तो कितना चला गया? 325 पीक वैल्यू चला गया था। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इससे, है ना, पीक वैल्यू से। ऑलवेज इज लेस देन, तो ये हमेशा लेस है। 325 से ये 230 लेस है। तो इसका जो भी मैंने 0.7 दिखाया ना, तो अगर वी आर एम एस निकालेंगे, वोल्टेज आर एम एस, तो इसका फार्मूला होता है वी पी या पी की शॉर्ट लिख देता हूँ पूरा, डिवाइडेड बाय √2, या इसको और क्या लिख सकते हैं? बी पीक, है ना, इंटू 1/√2 हो गया ना। ये 1 छुपा है तो 1 या 1/√2 पहले लिख ही देता हूँ मैं, 1/√2। और क्या हो सकता है? ये वी पीक, ये तो इंटू है, इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 0.707, ठीक है ना। अब इसका मैं एक चेकिंग भी करा देता हूँ आपको, तो अभी अब क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे पीक के लिए एसी 230 के लिए 230 वोल्ट एसी के लिए, इसको अगर पीक वोल्टेज करना है तो क्या करते हैं? 230 इंटू √2,
है ना, ये करते हैं ना। उसके बाद क्या होता है 230 इंटू 1.414 तो इक्वल टू क्या हो जाता है 325, एग्जैक्ट लेंगे तो 22 वोल्ट आता है। ठीक है, तो अभी अगर वी आर एम एस क्या बोला था मैं, वी आर एम एस इजकल टू वी पीक इंटू 1/√2, तो वी पीक कितना है 325, डेसिमल को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, आई इंटू ये कितना है 0.707, ठीक है ना, वी आर एम एस 325 टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाता हूँ मल्टीप्लाई करके। ये साथियों कितना है 325, दिख रहा है 325 इंटू 0.707, कितना आ गया ये 229.775, मतलब ये अप्रॉक्स कितना आ गया 230 वोल्ट। तो देखिए वी आर एम एस अब 230 के लिए चले थे ना, तो 230 आ गया, ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा। शुरू में बात कर रहा था कि मार्केट में बहुत सारा प्रोटेक्शन अवेलेबल है, वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, सर्ज प्रोटेक्शन, तो वो थोड़ा भी अगर मैं स्टार्ट किया हूँ वो भी, तो उसमें भी थोड़ा मैं इसका भी जिक्र कर देता हूँ ताकि वो कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे कि मैं हमेशा प्रिंसिपल की बात करता हूँ। पहले आता था एक नाम ने सुना होगा आपने, ELCB, क्या फुल फॉर्म है इसका, अर्थ, दिख रहा है आपको, हाँ, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये जो प्रोटेक्शन है ये क्या डिटेक्ट करता है, अर्थ लीकेज में अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया, अर्थिंग लगाते हैं ना हम लोग, ग्राउंड करते हैं ना, तो अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो ये हमारा LCB ट्रिप कर जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि हमारा अर्थिंग कॉन्टैक्ट जो है समाप्त हो गया है, पहले था। लेकिन अब इसी से क्या किया कि ये थोड़ा भेग हो जाता था, तो इसका एक एडवांस वर्जन आया, उसको बोलते हैं RCCB। ऐसा क्या इसमें खास है भाई, इसमें खास है कुछ, या इसको RCD भी बोल सकते हैं, फुल फॉर्म जान लीजिए इसका। इसका फुल फॉर्म है, नाम जो अल्फ़ाबेट है उसी से, रेसिडुअल, 2C है, करेंट, C से सर्किट, ये कॉमन है, सर्किट ब्रेकर, या RCD, क्या बोलेंगे RCD को, रेसिडुअल करेंट डिवाइस, दोनों सेम ही है, फंक्शन दोनों का सेम है, मिलते हैं बाजार में, बट मेन है RCB इज मोर कॉमन, बट इसका एडवांस वर्जन है। तो क्या एडवांस वर्जन है इसमें भाई, इसका एडवांस वर्जन है कि हमारा LCB कब काम करता है, जब हमारा अर्थिंग कनेक्ट होता है, इसका मतलब, और RCB कब काम करता है, अगर कुछ आपका इनपुट लाइन प्लस, जो बोलते हैं इनपुट प्लस, है ना, प्लस प्लस बोलते हैं ना, ग्राउंड तो छोड़ दीजिए, इनपुट लाइव जो बोलिए, और इनपुट न्यूट्रल, दो तार वैसे चलते हैं ना, प्लस माइनस, अर्थिंग तो बात की बात है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है ना, तो ये RCB सर्किट ब्रेक कर देगा, यानी ये अर्थिंग से एक स्टेप और ऊपर आ गया, इससे LCB से RCB पहले काम करेगा, RCB इसके बाद करते, एडवांस हुआ नहीं है। तो आजकल लोग ALCB अपना लगा के क्या कहते हैं RCCB लगाते हैं, क्योंकि ये इससे प्रोटेक्शन देता है। और ये प्रोटेक्शन क्या चीज़ है, ये प्रोटेक्शन क्या है, ये भी कन्फ्यूजन दूर करना होगा, ये पर्सनल सेफ्टी है। देयर इज दो चीज़ है इसमें, याद रखिए, एक है एसेट सेफ्टी यानी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेफ्टी, और एक है ह्यूमन सेफ्टी, दो चीज़ है, एक है
डिवाइस सेफ्टी और एक है ह्यूमन सेफ्टी। अभी आप घरों में देखेंगे तो लोग ज़्यादातर डिवाइस सेफ्टी लगा लेते हैं। डिवाइस सेफ्टी में क्या आता है? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना। एमसीबी लगाने से, एमसीबी में क्या है, इसमें ह्यूमन सेफ्टी नहीं है, इसमें आपको करंट लगेगा, डिवाइस तो बचेगा लेकिन आपका आपका प्रोटेक्शन नहीं है इसमें। लेकिन आरसीबी में क्या है, आपको टच जहाँ होगा, ये पर्सनल सेफ्टी एज वेल एज डिवाइस सेफ्टी दोनों के लिए एक स्टेप आगे है ये। अभी हर एक घरों में नॉर्मल आप देखेंगे, चूँकि जानकारी नहीं है, बिजली मिस्त्री बता देते हैं भाई कि लगा लिया, एमसीबी लगा दिया। एमसीबी बहुत टाइप के आते हैं, रेटिंग्स आते हैं इसके एम्पियर्स में, और इसका जो है वोल्टेज, इसका रेटिंग्स आते हैं। एम्पियर्स का रेटिंग आता है, टू एम्पियर के 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से 30 चलते हैं, एम्पियर्स में चलते, जैसा लोड रहता है उस तरह से बताते हैं। ये एक्चुअली देखिएगा तो सिर्फ लोड के लिए है, लोड प्रोटेक्शन है ये, लोड प्रोटेक्शन बोलेंगे इसको, वोल्टेज लोड प्रोटेक्शन। माने वोल्टेज अगर बढ़ा तो ये ट्रिप कर जाएगा, दैट इज द प्रोटेक्शन, बस सिर्फ यही प्रोटेक्शन है। लेकिन ह्यूमन सेफ्टी की बात नहीं है इसमें, इसमें करंट लग सकता है। लेकिन आरसीबी ये जो है रेसिडुअल करंट, ये एक स्टेप एलसीबी से ज़्यादा है, इसमें दोनों चीज़ का प्रोटेक्शन है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इससे और एक और एडवांस है, उसको बोलते हैं आरसीबीओ। क्या बोलते हैं? आरसीबीओ। ये क्या है भैया? तो इसमें दोनों चीज़ कंबाइंड है। अभी देखिए इसमें कि लाइन में था प्लस माइनस में, इसमें अर्थिंग में है। अब ये दोनों चीज़ जो है, अर्थ लीकेज प्लस लाइन प्रोटेक्शन, इसमें दोनों चीज़ कंबाइंड है, बोथ। मतलब बोथ करने का मतलब इसमें ईएलसीबी का भी फंक्शन है प्लस आरसीसीबी का भी फंक्शन है। तो ये और एडवांस हो गया, तो हमको ये लगाना चाहिए। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग सिर्फ एमसीबी लगा के घर में छोड़ देते हैं। तो हम आशा करता हूँ कि ये जानकारी अगर आप हो गए तो आप अपने जो भी बिजली मिस्त्री से बात करके आपको आरसीबीओ लगाना चाहिए, ताकि आपका एसेट भी सेफ रहे और साथ साथ आप ह्यूमन सेफ्टी, ये दोनों फैक्टर कवर करें इसमें, और सर्ज का प्रोटेक्शन। लेकिन अभी आप देखिए, मैं इसी के लिए बात कर रहा था। अब ये आरसीबीओ का कॉस्ट कितना होगा? मिनिमम कॉस्ट इसका 2,500 से 3,000 रुपया होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा इससे कम होगा, 2,000 रुपये, उससे कम तो मिलेगा नहीं। ईएलसीबी उससे थोड़ा और कम मिलेगा, 1,500 में मिल जाएगा, चलिए मान लेते हैं। तो इतना लगाना, और प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए थ्रू आउट द घर। थोड़ा सा भी अगर मिसमैच होगा, डिसबैलेंस होगा, तो अगर आप आरसीबी लगाए हैं तो बार बार ट्रिप करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। आप आरसीबी लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर मेल फंक्शन हुआ वोल्टेज का तो आरसीबी ट्रिप करेगा। तो आपको बार बार जाके आरसीबी ट्रिप हुआ है तो उसको फिर उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ देख लीजिए, आपका घर का अर्थिंग है, पुराने घर का तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो इसीलिए ये 2,500, 3,000 और 2,500 के का सबसे एक रामबाण उपाय है MOV, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर या जिंक ऑक्साइड बैरिस्टर, कोई भी लगाना है। अब इसको इसी के लिए मैं बोल रहा था, ये मात्र 10-15 रुपये में मिलेंगे आपको, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था ना, एक सैंपल में अभी दिखाया था आपको। चलिए कि छोटा वाला है, तो ये दिखा रहा था। और इसको कैसे लगाना, ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया हुआ है। अभी कैसे लगेगा वो भी बता देता हूँ, वो भी मैं समझा देता हूँ। इसका फुल फॉर्म मैं बताया था। इसका फुल फॉर्म है रेसिडुअल करेंट ब्रेकर, रेसिडुअल कॉमन ही है, रेसिडुअल करेंट ब्रेकर, है ना, रेसिडुअल करेंट ब्रेकर विथ ओवर करेंट। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ तीनों को, तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ईएलसीबी ये सिर्फ
अर्थ लीकेज के लिए है और कोई काम नहीं करेगा ये। दूसरा RCCB या RCD जो बोलते हैं, इसमें अर्थ लीकेज कहाँ से काम करेगा? लाइन से, मेन लाइन और जो न्यूट्रल प्लस है वहाँ से काम करेगा, ठीक है। और RCBO ये क्या है? इसमें अर्थ लीकेज, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट तीनों का काम करेगा। तो सबसे बेस्ट है ये, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, ये MOV देखिए, ये एक सर्किट है, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन का। आप देखिए, ये इनपुट लाइन है 220 वोल्ट AC इनपुट है ना, और ये फ्यूज लगा हुआ है और यहाँ MOV लगा हुआ है। इसके बाद देखिए कितना कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ब्रिज रेक्टिफायर है, फिर कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, तब जाके IC है। तो हमारा क्या है, ये सब जो कीमती आइटम है, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है सर्ज प्रोटेक्शन से, है ना। दोस्त, एक फ्यूज चला जाएगा, फ्यूज इज़ चिपर, ₹1.50 बहुत हो गया, तो हमारा इससे सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा MOV जो है स्टार्टिंग में इस तरह से पैरेलल में लगेगा प्राइमरी सेक्शन में, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये हमेशा IC से इस सब से दूर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका फार्मूला मैंने बता दिया हो किस तरह से लगाना है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो इनपुट होगा, चाहे AC हो या DC हो, उसी के अनुसार आप इसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रेंज लेके वो MOV आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो भी इक्विपमेंट है, अगर सर्ज हुआ भी, MOV एक्चुअली होता ही है सर्ज प्रोटेक्शन के लिए। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वोल्टेज प्रोटेक्शन है। वोल्टेज ठीक है, कैसा वोल्टेज? सर्ज वोल्टेज, जो ट्रांजिएंट वोल्टेज है उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप लगा के अपने आप सर्किट को, कोई भी इक्विपमेंट को, चाहे आपका AC हो या फ्रिज हो, तो सपोज कीजिए ये आपका वॉशिंग मशीन का या AC का प्लग है, तो MOV कैसे लगाएंगे? तो ये इसका प्लस है, ये है ना, प्लग निकालते हैं जो डालते हैं, है ना। तो ये प्लस है, माइनस है, तो ये प्लस माइनस के बीच में MOV लग जाएगा। इनपुट मान ली 230 है या 220 है या 240 है, उसके अनुसार, फार्मूला के अनुसार MOV आप कैलकुलेट करके इसमें लगाएंगे उस रेटिंग का, उस वोल्ट का। और ये प्लस के पहले एक फ्यूज लगाएंगे, और ये प्लस लाइन मेन में आप जैसे डालेंगे तो प्लस से फ्यूज के होते हुए MOV में होते हुए इधर से ऐसे जाएगा। अब जैसे ये वोल्टेज सर्ज में जाएगा तो ये क्या होगा, MOV फ्यूज को उड़ा देगा, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो सेफ हो जाएगा। अगर आपका बोर्ड है, ये फ़ोटो में थोड़ा बनाया हूँ फिर भी समझा देता हूँ मैं, ये प्लस लाइन है, इसमें ये फ्यूज लगा हुआ है और ये फ्यूज चला गया सॉकेट में इधर, ये अर्थिंग डायरेक्ट नीचे से निकल गया, ये MOV है, MOV में टच नहीं कर रहा है, ये से निकल गया, अर्थिंग है, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल इधर चला आया है, इसके दोनों के बीच में पैरेलल में MOV लग गया है। तो इसमें भी जैसे वोल्टेज अगर सर्ज होगा तो क्या होगा, ये MOV शॉर्ट करेगा, दोनों सट जाएगा और ये फ्यूज जो है उड़ जाएगा। MOV जो है एक तरह से समझिए कि दो प्लेट होता है अंदर में, मेटेलिक प्लेट। जैसे वोल्टेज बढ़ता है, करंट बढ़ता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, प्लेट सट जाते हैं, माने कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। अभी ऐसे इंसुलेटर है, कंडक्टर है ना, शॉर्ट जैसे सटेंगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट कर जाएगा। प्लस माइनस को अगर आप सटाएंगे तो क्या होगा, स्पार्क करेगा, शॉर्ट करेगा। तो स्पार्क का रिजल्ट कहाँ आना चाहिए, फ्यूज़ पे, MCB पे नहीं, MCB बहुत दूर पड़ जाएगा। तो MCB चूँकि डिस्टेंस बहुत दूर पड़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक क्या होता है, हमेशा शॉर्ट रास्ता खोजता है, तो MCB तक ना जाके वो क्या होगा, रिवर्स बैक के होके किधर चला जाएगा। अभी आपको मैं एक सर्किट दिखा रहा था ना, इसी में अगर आप सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पर नहीं लगाया और MCB का चिंता, तो क्या ये रिवर्स हो किधर चला जाएगा, तो इधर का आइटम आपका शॉर्ट कर जाएगा, है ना। अगर आप इसको फ्यूज नहीं लगा के MOV यहाँ लगा दिया और MCB में वो सोचेंगे कि शॉर्ट करेगा, तो ये रिवर्स होके क्या होगा, इधर आ जाएगा, आपका ये आइटम शॉर्ट कर जाएगा, ऐसे ही वैसे चल जाएगा। इसलिए ये इसीलिए बोलते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस पर। तो इसी तरह से आप इंडिविजुअली जो भी आपका इम्पोर्टेंट आइटम है, जो आपको लगता है कि महंगा है, मेरा TV, फ्रिज, AC,
है ना, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, इस सब में इस तरह से आप सिंपल एक सा MOV लगा दीजिए फ्यूज लगा के सब में, या जिस बोर्ड से आप ले रहे हैं तो उस बोर्ड के एंट्री पॉइंट पर एक फ्यूज लगा के आप लगा दीजिए। इससे क्या आप ड्रॉ कर रहे हैं वो तो आपको पता होगा, 220 ड्रॉ कर रहे हैं, 230 ड्रॉ कर रहे हैं, उसी के रेटिंग अनुसार से एक लगा दीजिए। तो क्या होगा, आपका कोई स्टेबलाइजर, कोई RCBO और RCCB सब का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर वोल्टेज हाई होता भी है, अगर आप सपोज कीजिए पावर गया और बुझाना भूल गए, उस स्थिति में अगर वोल्टेज सर्ज आया तो क्या होगा, ये MOV अपना जान दे देगा और आपके इक्विपमेंट को बचा डालेगा। तो ये मात्र 1 रुपया 2 रुपये का चीज़ शॉर्ट करेगा तो आप बर्दाश्त करेंगे, उसको फिर आप चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत काम का चीज़ है, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। ये आपका जो घर का रक्षक है, तो इसको आप लाइटली ना लें और अपने सारे घर के इक्विपमेंट जो हैं सब में आप बदल डालें, और आज ही बदल डालें, सोचे नहीं, इसके लिए दिन ना निकालें, नहीं तो पता चला कि कोई चीज़ उड़ गया तब बहुत पछतावा होगा। तो सब में MOV लगा दीजिए, आपका 10 से 15 रुपया में सब में काम में हो जाएगा और आपका सेफ्टी भी हो जाएगा। वोल्टेज सर्ज होने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि आपको ये MOV मेटल ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड वायरिस्टर समझ में आया होगा, मैं समझाने में आपको सक्षम रहूँगा। वैसे तो आप लोग बहुत ही समझदार लोग हैं, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, और कुछ भी अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।